फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट बेनिफिट फॉर स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत। बेसिकली आप कोई स्टार्टअप हैं या कोई इंटरप्रेन्योर हैं तो गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या सब्सिडी आपको प्रोवाइड करे, क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करे। बेसिकली गवर्नमेंट आपको टेक्निकल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट या कहते हैं टैक्स बेनिफिट या बिजनेस सपोर्ट या फंडिंग सपोर्ट सब प्रोवाइड करती है इस स्कीम के तहत। बेसिकली आप कोई स्टार्टअप और बिजनेस में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेसिकली स्टार्टअप वो बिजनेस इंटाइटल होती हैं जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रहती हैं। बेसिकली वो कहते हैं एलएलपी रजिस्टर रहनी चाहिए, मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, आपकी जो टर्नओवर रहनी चाहिए, आप जो जब से इनकॉर्पोरेट हुए हैं वो 100 करोड़ से ऊपर की नहीं रहनी चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर में। तीसरी कंडीशन क्या है, आप जो वर्क कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट या इनोवेशन या कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, या आपका जो बिजनेस मॉडल है कितना हाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, उसकी स्केलेबिलिटी क्या है। और बेसिकली आपका न्यू बिजनेस रहना चाहिए, जो हमारा फोर्थ कंडीशन है। मीन्स आप ये नहीं कि आपको 10 साल पहले बिजनेस चल रहा है उसी को आप स्प्लिट करके नया बिजनेस चालू करें और उसे इंप्रूव करके नया स्टार्टअप चालू कर दें, तो ये पॉलिसी इसमें नहीं अवेलेबल है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करने पड़ेंगे और एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपका जो स्टार्टअप है वो 10 साल के लिए ही कितने हैं उसे माना जाएगा, अगर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन ये फुलफिल किया तो चारों मैंने आपको बताया हूँ। और एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी है, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कितने आपका स्टार्टअप अगर 100 करोड़ का टर्नओवर पा लेता है तो आपको वो स्टार्टअप नहीं समझा जाएगा। बेसिकली वो एक तरह से कंपनी बन जाएगी। अब आपका स्टार्टअप कैसे रिकॉग्नाइज होगा, मीन्स आपने कितने टोटल टर्म्स एंड कंडीशन तो फॉलो कर ली, अब क्या कहते हैं वो टोटल बेनिफिट गवर्नमेंट को उठा पाएगा नहीं। बेसिकली उसे रजिस्टर होना पड़ेगा स्टार्टअप इंडिया पोर्टल startup.gov.in पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टोटल से अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, उससे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप कितने रजिस्टर कहते हैं स्टार्टअप रजिस्टर हो जाएंगे वहाँ पे। पर फिर उसके बाद भी आपको कितने हैं उस पर जब लॉग इन करेंगे तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पे। जब वो रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट आप टोटल फिल करेंगे एक बार अकाउंट बना के, तो अब जाकर आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप आप आने जाएंगे। अब बेसिकली कहते हैं इसे फिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, क्योंकि अब जब फिल करेंगे रिकॉग्नाइज्ड DPIIT तो वहाँ पे हर चीज़ें आपको देखी जाएंगी। वो कहते हैं अपने तरफ से लेवल को एग्जीक्यूट करेंगे, गवर्नमेंट अपने तरफ से लेवल से एग्जीक्यूट करेंगे, टोटल एवेल्युएट होंगे टोटल आपके डॉक्यूमेंट और आपके जो आपने आइडिया प्रेजेंट किया है, और जिस हिसाब से कितने जब A to Z सारे मैचेज हो जाएंगे तब आपको रिकॉग्नाइज मिल जाएगा। बेसिकली जिस हिसाब से डाटा माने तो 2000 मई के हिसाब से माने तो 80,000 स्टार्टअप ने कितने हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे, केवल 16,000 स्टार्टअप ने ही केवल उसमें रिकॉग्नाइज्ड पाया था, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप थे। तो आप देखिए 20% का ही आंकड़ा है, उस हिसाब से लेकर चले तो ऐसा रहता ही है। अब बेसिकली इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लें। बेसिकली स्टार्टअप दो प्रकार के होते हैं जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, पहला रजिस्टर्ड स्टार्टअप, दूसरा क्या है रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। जो स्टार्टअप केवल कहते हैं वहाँ स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं उसे रजिस्टर्ड स्टार्टअप कहते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं होते। DPIIT की कहते हैं टोटल टर्म्स एंड कंडीशन वो फिल नहीं करते हैं। बेसिकली जो स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड होते हैं मीन्स वो DPIIT के कहते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन वो फॉर्म भी फिल कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप कहते हैं। अब बेसिकली हम लोग कहते हैं जो बेनिफिट जानेंगे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट कहते हैं रजिस्टर्ड स्टार्टअप को टोटल प्रोवाइड नहीं करती है, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप का प्रोवाइड करती है। जो रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप रहते हैं उन्होंने रजिस्टर भी किया है और रिकॉग्नाइज भी कर लिया है DPIIT के थ्रू, तो उनके क्या क्या रहते हैं, पहले आपका लीगल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, दूसरा आपका फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, तीसरा आपका टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, चौथा आपको कहते हैं बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं लीगल सपोर्ट के बारे में जानूँ तो बेसिकली गवर्नमेंट जानती है जब आप स्टार्टअप है तो इनिशियल फेज में आपको अधिक लीगल बर्डन ना आए, आपको टोटल कंप्लाइंसेज नहीं करना पड़े, जैसे ऑडिट का हो गया या कहते हैं आपका टैक्स बेनिफिट हो गया या रजिस्टर ऑफ कंपनी हो गया। तो ये सारे बर्डन को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है कि आपको कहते हैं 5 साल के लिए सेल्फ कंप्लाइमेंस सर्टिफिकेट आपको देना, सेल्फ सर्टिफाइड आपको करने पड़ेंगे अपने आपको कंप्लाइंसेस के हिसाब से। जो 9 लॉ दिए हैं, 9 लॉ का कहते हैं आपको लेबर लॉ हो गया या ग्रेजुएटी ऑफ, इसमें 3 लॉ इंपॉर्टेंट है जो 9 लॉ में से। पहला क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, दूसरा क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, तीसरा क्या है आपका ESI एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एक्ट अंडर द 1948। ये तीनों लॉ ही कितने हैं आप इंपॉर्टेंट है इसमें 9 लॉ में। बेसिकली आपको जब सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लाइंसेज मिल जाता है तो उसमें यह रहता है कि आपके जो डिपार्टमेंट ऑफिसर रहते हैं वो आपके पास कितने आपके ऑफिस में 5 साल के लिए आपको सेल्फ कंप्लाइंसेज करने नहीं आएंगे, मीन्स आपको देखने नहीं आएंगे कि आपने कितने वो ऑडिट करवाया है कि नहीं, या कितने कुछ किया है कि नहीं, या कितने आपने टैक्स का टोटल बैलेंस शीट मेंटेन किया है कि नहीं, उसमें प्रॉफिट लॉसेस क्या रहेंगे, मैं CA के थ्रू ऑडिट करवा रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि बैंक ये गवर्नमेंट ये जानती है, जब आपको सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप कहते हैं हर चीज़ें अपने लेवल के हिसाब से करवा रहे हैं। अगर कितने हैं पहले क्या था, जब ये स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई थी तो उसमें तो 3 साल का ही बेनिफिट मिलता था। अब क्या हो गया है, इतना इसे बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। तो ये 5 साल तक जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर रहेगा आपके ऑफिस में विजिट नहीं करेगा, क्योंकि आपको टोटल हर बेनिफिट आप 5 साल तक उठा सकते हैं। तो आप टेंशन फ्री आप टोटल काम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं लीगल सपोर्ट का। आईपीआर प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें जो भी आपके बेनिफिट रहती हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे आपका ट्रेडमार्क और पेटेंट रहता है, मान लीजिए आपका पेटेंट का क्या रहता है कि उसे टोटल अप्लाई किया है आपने, तो 15 से 20 महीने लगते हैं उसे कंप्लीट होने के लिए। पर ये स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन रहती हैं उनके लिए गलत बात है। बेसिकली उनको जो फंडिंग चाहिए होती है इनिशियल स्टेज में, तो उतने समय आप जब पेटेंट में ही लग जाएंगे, क्योंकि उनका पेटेंट ही मेन सोर्स रहता है इनकम के लिए। तो उतना समय लगने में कितना आपको फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया। मीन्स आपको जो 15 से 20 महीने लगते थे अब वो 3 से 6 महीने लगते हैं। तो हमारा कितना कुछ कंडीशन इसमें अप्लाई कर दी गई है। फास्ट ट्रैक ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। दूसरा क्या है, 80% रिबेट ऑन द लीगल सपोर्ट। जो लीगल फीस रहती थी, मान लीजिए जो लीगल कॉस्ट लगते थे आपका 30 से 35 हज़ार रुपये, अब 80% उसमें रिबेट दे दिया कि उसमें आपको 6,000 ही पे करने पड़ते हैं। अब बेसिकली आपका पेटेंट फैसिलिटेट रहता था, उसे गवर्नमेंट ने कितना अपना एक सेपरेट डाटाबेस बना लिया अपने स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे। तो आप वहाँ पे जाकर अपना डाटाबेस स्टोर कर सकते हैं जो पेटेंट फैसिलिटेटर का था, और गवर्नमेंट ही केवल उसके टोटल पेटेंट फैसिलिटेटर का टोटल कॉस्ट बियर करेगी। दूसरा हमारा है ट्रेडमार्क। बेसिकली गवर्नमेंट ने कितने 50% रिबेट प्रोवाइड किया है ट्रेडमार्क कितने एप्लीकेशन पे। मान लीजिए कितने जो आपके 9,000 रुपये लगते थे, आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते थे, तो उस पर आपको 4,500 ही आपको पे करने पड़ेंगे। और जो आपका कितना डाटाबेस रहेगा आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का, जो फैसिलिटेटर आप प्रोवाइड करेंगे, स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर टोटल रजिस्टर होगा, वो गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करेगी डाटाबेस। और गवर्नमेंट इसका भी कितने बियर करेगी टोटल कॉस्टेड आपका ट्रेडमार्क का फैसिलिटेटर का। अब बेसिकली अब हम कुछ टैक्स बेनिफिट जान लेते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। टैक्स बेनिफिट में गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। बेसिकली इसमें कुछ रिबेट प्रोवाइड किया है। जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन कहते हैं सेक्शन 80 के तहत आपका 56 IAC, सेक्शन 80 के तहत IAC के इसमें क्या है, गवर्नमेंट कुछ कॉर्पोरेट टैक्स रहता है। जिस कॉर्पोरेट टैक्स में क्या रहता है कि 100% रिबेट ऑफ द इनकम लेवल फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर। बेसिकली आप मान लीजिए कि आपने एक स्टार्टअप चालू किया है, तो गवर्नमेंट आपको क्या कहती है कि आप 3 कंजिक्यूटिव ईयर के लिए आप जो इनकम बिजनेस इनकम आप पा रहे हैं उसमें आपको 3 साल के लिए आपको देना नहीं पड़ेगा। पर वो जो सालें रहेंगी, एक टाइम रहेगा वो कंजिक्यूटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल लगातार आपने पे किया। आपको कितने हैं 1 साल किया तो तीसरे साल फिर 5वें साल, इस हिसाब से वो भी फर्स्ट 10 ईयर के हिसाब से रहने चाहिए। और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहले क्या है, बेसिकली आपको जो कंपनी रहनी चाहिए LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रहनी चाहिए, पार्टनरशिप फिर्म नहीं चलेगी। दूसरा क्या, आपको जो टर्नओवर रहना चाहिए कितने हैं, आपको 100 करोड़ से कम रहना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, ये आपका इनकॉर्पोरेट रहनी चाहिए 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। और आपका जो बिजनेस है कितने हैं वो आपका कितने हैं अच्छा से इसको कर रहा है कि नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, इनोवेशन है कि नहीं, डेवलपमेंट उसमें हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। और बेसिकली आपका रहता है कितने आपके जो बिजनेस है न्यू मॉडल रहना चाहिए, न्यू बिजनेस रहना चाहिए। और जो आपके प्लांट और इक्विपमेंट रहने चाहिए वो बेसिकली उसमें पुराने सामान के 25% ही रहने चाहिए। ये ATC IAS का जो फॉर्म रहता है ये आपको सेपरेट ही करना पड़ेगा। जैसे आपने DPIIT का रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म वो अलग से फिल किया था, इसके लिए भी आपको अलग से फिल करना पड़ेगा, तब जाके ये रिकॉग्नाइज्ड होगा। आपको टैक्स बेनिफिट आपको तब से मिलेगा। बेसिकली इसमें आपके क्या पूछते हैं क्या क्या प्रॉबिलिटी रहती है कि आपको ये टैक्स बेनिफिट मिले कॉर्पोरेट टैक्स का। तो इसमें बेसिकली कितना 267 स्टार्टअप ही टोटल इसमें टैक्स बेनिफिट पाए हैं। ये हो सकता है कुछ स्टार्टअप इसमें अप्लाई भी नहीं किए हों, या ये हो सकता है कुछ स्टार्टअप जो होंगे कि तो वो लॉस बियर कर रहे हैं, तो प्रॉपर टैक्स कहाँ पे यहाँ पे बेनिफिट पाएंगे। तो हमारा इसका दूसरा पॉइंट आता है जो कहते हैं वो एंजल टैक्स होता है। वो आपका सेक्शन 56 टू 7B के तहत आता है। इसमें जो रहता है, मान लीजिए कोई कंपनी है अपना शेयर इशू करती है, जो इशू प्राइस है अगर वो मार्केट के कितने हैं जो प्राइस से जो चल रहा है उससे अधिक हुआ, तो जो डिफरेंस आता है उस पर आपको 56 टू 7B टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं। तो इस टैक्स की वजह से क्या होता था, जो भी स्टार्टअप रहती हैं वो मार्केट में क्या चाहते हैं, फंडिंग उठाना चाहती हैं, पर उनका जो एक्चुअल वैल्यू रहती है उस प्राइस का, वो एक्चुअल वैल्यू तो आ नहीं पाती है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि आपको फंडिंग जल्दी से नहीं मिल जाती, क्योंकि हर स्टार्टअप चाहता है कि उसे नॉर्मल मार्केट वैल्यू ही मिले उसके कितने हैं जो इशू प्राइजेज की है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो एंजल टैक्स रहता है उसे कितने हैं स्टार्टअप से अलग कर दिया है, पर आपको एंजल टैक्स का फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। बेसिकली कितने हैं आप इस कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ने इसे अलग किया है। तीसरा हमारा ESOP ऑप्शन।
एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन, इसमें क्या रहता है कि जो नए नए स्टार्टअप रहते हैं, जो अपने इनिशियल एम्प्लॉय रहते हैं, उनको कितना है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपको कुछ स्टॉक दे दिए जाते हैं, आप उसे कितने हैं कुछ ईयर में उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें पेमेंट आपको मतलब कि उसमें टैक्स देना पड़ेगा। पर अभी बजट में ये आया था कि वो जो टैक्स आपको पे करने रहते थे उसे हटा दिया गया है। अब हमारा तीसरा पॉइंट जान लेते हैं क्या, बिजनेस सपोर्ट। बेसिकली गवर्नमेंट ने बिजनेस सपोर्ट में क्या प्रोवाइड किया है। बेसिकली आप देखें पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स जो थे कि तो उसे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। क्या जैसे पहले क्या था, जो पब्लिक पीएसयू थे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, वो बड़े बड़े कंपनियों से ही कॉन्ट्रैक्ट जो गुड एंड सर्विसेज रहते थे कि उनसे लेते थे, क्योंकि उन बोलते थे कि आपको ये टर्नओवर का कहते हैं क्राइटेरिया फिल करना पड़ेगा, मिनिमम एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया फिल करना पड़ेगा। जो स्टार्टअप रहते थे वो तो ये सब क्राइटेरिया फिल नहीं कर पाते थे, जब फुलफिल नहीं हो पाती थी तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता था। तो गवर्नमेंट ने टोटल रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया है कि अब जो स्टार्टअप है वो भी कितने हैं टोटल गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे गवर्नमेंट को। तो इसके बाद दूसरा गवर्नमेंट ने पढ़ा GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो गुड एंड सर्विसेज रहती है उसे सेल एंड बाई करती है। तो स्टार्टअप को भी यहाँ रिलैक्सेशन मिल गया है कि गवर्नमेंट को अपने गुड एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं कितने आपके स्टार्टअप को स्टार्ट करने के और बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।